देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं आप लोगों की लाइफ में जो एज अ कॉन्सेप्ट, एज अ सब्जेक्ट हमेशा रहती हैं आपकी लाइफ में, राइट? फॉर एग्जाम्पल, जब आप सड़क पर चलते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं। वाई? बिकॉज इट्स अ कॉमन कॉन्सेप्ट अक्रॉस द कंट्री कि जो जब भी आप सड़क पर चलेंगे, चाहे आप कार लेके चले, चाहे आप स्कूटर लेके चले, चाहे आप पैदल चले, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उस डायरेक्शन की लेफ्ट हैंड साइड में आप रहें, राइट? आप एक चीज नोटिस करिए, फुटपाथ सारे लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, कॉर्नर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, सर। हाँ प्लीज बोलिए। सर वीडियो ऑन करना कंपलसरी है क्या? इफ प्लीज कर लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स चले जाते हैं, मैं आंसर्स देखता हूँ डीएचएस में, नॉट अप टू यस द सर। मार्क होते हैं, तो प्लीज ध्यान ओके दीजिए, सर। ठीक है? यस सर। ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आप डिलीजेंटली बैठे हैं गुड, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक। चलिए ध्यान से सुनिए और समझिए, क्वेश्चंस पूछिए प्लीज। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल ऐसी चीज है, जब आप अकाउंटिंग करेंगे तो कुछ बहुत बेसिक रूल्स होते हैं अकाउंटिंग के, कुछ बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अक्रॉस ग्लोब एक जैसे होते हैं, राइट? जैसे कि फॉर एग्जांपल पूरे इंडिया में आप लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे, राइट? इस तरीके का एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना? ऐसे ही कई जो रूल्स होते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि वो ये काम करेंगे, राइट? जैसे पेट्रोल डीजल जो कंपनीज आपको अवेलेबल कराती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको सस्ता पेट्रोल एंड डीजल आपके घर तक, आपके घर के पास तक पहुंचाएं। तो आप पेट्रोल पंप्स देखिए, आपके घर के पास तक होते हैं। दैट्स अ कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट अ रूल, इट्स अ कॉन्सेप्ट। कोई कानून नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट है। तो इन चीजों को ध्यान से समझने की जरूरत है कि क्या अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत बेसिक असम्पशंस हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो आपको हेल्प करेंगे इन अंडरस्टैंडिंग अकाउंटिंग बेटर। बिफोर हम अकाउंटिंग के रूल्स में चले जाएं, अकाउंटिंग की डेबिट क्रेडिट में चले जाएं, अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शनल एंट्रीज में चले जाएं, उससे पहले इन कॉन्सेप्ट्स को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। मैं एक एक को बहुत आसान एग्जाम्पल से समझाऊंगा, उसको समझिएगा। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। बिजनेस एंटिटी, बिजनेस का मतलब सबको पता है, व्यापार, बिजनेस, जिस चीज में आप डील कर रहे हैं। एंटिटी का मतलब होता है संस्था, एंटिटी का मतलब होता है संस्था, या एंटिटी का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन या एक पहचान। एंटिटी का मतलब एक पहचान, आइडेंटिटी। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि बिजनेस की अपनी पहचान है, बिजनेस की अपनी आइडेंटिटी है, और उसको चलाने वाले लोगों की आइडेंटिटी अपनी। तो जो उसके ओनर्स हैं और जो बिजनेस करने वाले हैं, ये दो अलग अलग कैटेगरीज हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। बिजनेस एक अलग संस्था है, एक अलग पहचान रखती है, और बिजनेस का ओनर एक अलग संस्था है और अलग पहचान है। इतना समझ में आया? ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कैपिटल का। हमने कुछ दिन पहले कैपिटल वर्ड समझा था, पूंजी जिसको बोलते हैं। मान लीजिए मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं, तो मैंने अपना बिजनेस शुरू करने के लिए उसमें 1 लाख रुपए कैश, मैंने सबसे पहले बिजनेस शुरू करने से पहले 1 लाख रुपए कैश बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, बिजनेस को दे दिया। तो वो क्या है? वो कैपिटल है। तो बिजनेस के अंदर कैपिटल वर्ड अलग इस्तेमाल होगा और मेरा नाम अलग से इस्तेमाल होगा। क्लियरली इंडिकेट किया जाएगा बिजनेस के अंदर कि ये कैपिटल है मेरे नाम की, अमर्स कैपिटल, और इतने रुपए की। तो बिजनेस ने प्राइमरीली आइडेंटिफाई किया कि ये कैपिटल मिस्टर अमर को बिलोंग करती है। ऐसे ही अगर मान लीजिए मेरे कोई एक पार्टनर है जिनका नाम फॉर एग्जांपल आदित्य है, तो आदित्य मान लीजिए उस कंपनी के अंदर मशीनरी या टेक्नोलॉजी ले आया, उसने एज कैपिटल मशीनरी या टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट करी, तो आप क्लियरली आइडेंटिफाई करेंगे आदित्य कैपिटल, वो आदित्य की कैपिटल है। तो बिजनेस अलग नाम है, आदित्य अलग आइडेंटिटी है, अमर अलग आइडेंटिटी है। तो ये तीनों अलग अलग चलेंगे। अगर कोई एक दूसरे से बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहा है, बिजनेस से मान लीजिए मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए कोई सामान निकाल लिया, कोई पैसा निकाल लिया, तो उसको ड्रॉइंग्स बोला जाएगा। ड्रॉइंग्स वर्ड हमने अभी कुछ दिन पहले समझा था अकाउंटिंग टर्म्स। तो उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड उसका रखा जाएगा, ताकि पता चले कि बिजनेस से कितना पैसा किसी ने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया।
अगेन क्यों? क्योंकि बिजनेस अलग एंटिटी है, इंडिविजुअल ओनर्स अलग एंटिटी, उन दोनों के बीच में क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है ये क्लियरली आइडेंटिफाई होना चाहिए। ठीक है, माना कि बिजनेस को कोई आदमी ओन करता है, लेकिन फिर भी बिजनेस अलग एंटिटी है, एक अलग कॉन्सेप्ट है, तो इसको हमको ध्यान से समझने की जरूरत है। इसको अभी खाली समझिए, जब हम अकाउंटिंग एंट्रीज पढ़ेंगे तो मैं और क्लियरली इसको समझाऊंगा, बट कैपिटल और ड्राइंग से दो एग्जांपल देके मैंने आपको समझा दिया। आप बिजनेस को कुछ देते हैं तो वो भी क्लियरली आइडेंटिफाई होना चाहिए, आप बिजनेस में से कुछ निकाल लेते हैं वो भी क्लियरली आइडेंटिफाई होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? एनी क्वेश्चंस? I नो hope सर। good. I hope everybody is understanding. प्लीज बीच में रोक दीजिएगा अगर आपको लगे कि कुछ चीज इसमें ठीक नहीं मैं समझ में आ रही हो आपको तो। ठीक है, नेक्स्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट, मनी का मतलब सबको पता है, मुद्रा, पैसे का लेन देन होता है, और मेजरमेंट का मतलब आप किसी भी ट्रांजैक्शन को किस चीज में नापेंगे या तौलेंगे, किस चीज में मेजर करेंगे? मनी में मेजर करेंगे। प्लीज इस बात को ध्यान से समझिए, कोई भी अकाउंटिंग एंट्री जो आप करते हैं, जो आप ट्रांजैक्शन बुक्स में लिखेंगे, मनी के टर्म्स में लिखेंगे। क्लियर? मनी के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? आपने 1 लाख रुपए का सामान खरीद लिया, 10,000 रुपए का गुड्स परचेज कर लिया, तो ये 10,000 रुपए क्या है? मनी मेजरमेंट है। अगर आप ये कहें कि मैंने 10,000 रुपए के चावल खरीदे 20,000 रुपए के गेहूं के बदले, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इफ आई एम सेइंग माय बिजनेस ट्रांजैक्शन इज I have purchased 10,000 rupees of rice and in turn I have given back 20,000 rupees of wheat. आप कैसे कंसिडर करेंगे कि ये दोनों बराबर कॉन्सेप्ट्स हैं, ये दोनों बराबर मेजरमेंट है? एक में तो 20,000 रुपए का सामान जा रहा है, एक में 10,000 का आ रहा है। तो मनी वो चीज है जो किसी भी चीज की वैल्यू को मेजर करती है, और सारे ट्रांजैक्शंस मनी में ही इवैल्यूएट होंगे, सारे ट्रांजैक्शंस एक ही तरीके से इवैल्यूएट होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों को इसको बहुत क्लियरली एक साइंटिफिक एग्जाम्पल से समझाता हूं। जब आप लोग कहीं बाहर निकलते हैं घूमने के लिए, मान लीजिए आप दिल्ली से मनाली जा रहे हैं, ठीक है, सबने सुना है जगह मनाली, हिमाचल प्रदेश में एक जगह घूमने जाते हैं लोग। यस सर। आप लोग मेजर कैसे करते हैं कि आपको कितनी दूर जाना है? किलोमीटर। किलोमीटर्स, एब्सोल्युटली। तो सब लोगों के लिए क्या कॉन्सेप्ट है? किलोमीटर इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट टू इवैल्यूएट हाउ फार आई हैव टू गो, what is the distance that I have to travel. Manali is approximately 350 kilometers from Delhi. तो हम लोग सब दिल्ली में हैं, तो दिल्ली से अगर हम मनाली जा रहे हैं तो हमको पता है कि भाई हमको 350 किलोमीटर ट्रैवल करना है। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि प्रियांशु आपको 350 किलोमीटर ट्रैवल करना है, और किसी को बोलूं कि आपको 3.5 लाख सेंटीमीटर्स या समथिंग एल्स, सम अदर यूनिट, नॉट एग्जैक्टली इतना ट्रैवल करना है, तो समझने में कब दिक्कत होगी? जब मैं किलोमीटर्स की बजाय किसी और मीट्रिक यूनिट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो मनी बिल्कुल एग्जैक्टली वही रोल प्ले करता है अकाउंटिंग के अंदर। जब आप अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे, जब आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे ट्रांजैक्शंस का, तो मनी में ही उसको इवैल्यूएट करेंगे, और एक जैसी मनी में इवैल्यूएट करेंगे। व्हेन आई से वन टाइप ऑफ मनी मींस इंडिया में रुपी चलता है, तो आप रुपी में इवैल्यूएट करेंगे। अगर कोई ट्रांजैक्शन डॉलर्स में आ गया तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपी में। $1 अप्रोक्सीमेटली 72-73 रुपीस का होता है, तो आप उसको 72 या 73 से मल्टीप्लाई करके उसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट करेंगे और रिपोर्ट करेंगे। राइट? जिस कंट्री में जो करेंसी चल रही है उस करेंसी में आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, बट होगा मनी में ही। ये मनी के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, डॉलर्स, अमेरिकन डॉलर्स, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, राइट, येन, लीरा, ये सब चीजें अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं मनी के ही। तो आप मनी में ही मेजर करेंगे ट्रांजैक्शंस को। दो प्रोडक्ट्स को बराबर रख के मेजर आप नहीं कर सकते, दो प्रोडक्ट्स को आप बराबर रख करके मेजर नहीं कर सकते। एक बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है, यू आर कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस।
संतरे को सेब से कंपेयर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोनों अलग अलग तरीके के फ्रूट्स हैं, अलग अलग फायदे देते हैं, अलग अलग टाइप के फाइबर्स कंटेन करते हैं, अलग अलग विटामिन कंटेन करते हैं। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि एक जैसा मनी मेजरमेंट हो, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट्स। क्लियर है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. गुड, Yes, ओके ओके, फैंटास्टिक। चलिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग का मतलब सबको पता है, चलता रहना, मूविंग ऑन, कंटिन्यूअस। कंसर्न का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन। तो इसका मीनिंग ये है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो एस्टैब्लिश हुआ है, प्रॉफिट पर्पस से एस्टैब्लिश हुआ है, दैट विल रन फॉर एवर। वो हमेशा चलता रहेगा फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एवर का मतलब हमेशा चलता रहेगा, उसकी कोई एंड डेट नहीं। आपने आज एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खोली, उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कोई एंड डेट नहीं है, वो चलता रहेगा, प्रॉफिट कमाता रहेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता रहेगा, प्रोडक्शन करता रहेगा, ट्रेडिंग करता रहेगा, रेवेन्यू जनरेट करता रहेगा, सैलरीज डिस्ट्रीब्यूट करता रहेगा, कंपनी के ओनर्स को डिविडेंड देता रहेगा, शेयर होल्डर्स को बेनिफिट्स देता रहेगा, कैपिटल बढ़ाता रहेगा, बट कंटिन्यूअसली ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कभी भी आप नोटिस करिए, इस पर्पस से बिजनेस नहीं खोला जाता कि अगर नहीं चलेगा तो मैं बंद कर दूंगा। क्यों? क्योंकि जब आप कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओपन करते हैं तो उसमें बहुत सारी लेबर, बहुत सारा मनी, बहुत सारा टाइम, बहुत सारी वैल्यू इन्वेस्ट करते हैं उसके अंदर। कोई भी आदमी जिसकी चाहे आज एक नई दुकान क्यों ना खुली हो, वो पूरी मेहनत करता है उस दुकान को ठीक से सजाने की, लोगों तक उसका कैंपेन करने की, चाहे वो एक बहुत छोटी लोकेलिटी में क्यों नहीं दुकान ओपन करता है, वो कोशिश करता है लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे दैट ही हैज अ शॉप। अनऑर्गेनाइज तरीके से कैंपेन करता है, वो एडवर्टाइजिंग बिलबोर्ड्स नहीं लगाता बड़े बड़े की कोई ग्रोसरी स्टोर खुला है आपकी कॉलोनी में। वो अपने आसपास के लोगों पर व्हाट्सएप के थ्रू छोटे छोटे पैम्फलेट्स छपवा के, या लोगों को फोन करके कि मेरे पास डिलीवरी बॉय है, आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं घर तक सामान पहुंचा दूंगा लोकेलिटी में। He tries to campaign, he tries to establish himself in the market. Why? Because he has a going concern concept. अब इसका नेगेटिव इंपैक्ट देखिए, अगर मान लीजिए कि मैं ये सोचता हूं कि बिजनेस खोलूंगा, 5 साल चलाऊंगा और उसके बाद बंद कर दूंगा। अब आप सोचिए 5 साल के बाद आपने एक छोटी सी शॉप खोली थी जो अब एक डिपार्टमेंटल स्टोर या सुपरमार्केट बन गया है, आप बंद करना चाहेंगे? No, sir. आपने मान लीजिए आपकी जब स्टार्ट हुई थी तो आपको 10,000 रुपए पर मंथ लॉस होता था, 5 साल के बाद अब आपको 50,000 रुपीज का केवल प्रॉफिट होता है पर मंथ। क्यों बंद करना चाहेंगे आप? नहीं बंद करना चाहेंगे। जब आपने शुरुआत करी थी तो आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए लगाए, किसी से किराए पर दुकान ली, किसी से लोन लेकर के आपने जो है शॉप के अंदर कुछ रैक्स वगैरह लगवाए, राइट? बैंक से एक छोटा सा लोन लेकर आपने जो है उसके अंदर सामान डाला, फॉर एग्जाम्पल किसी से आपने फर्नीचर ले लिया, एक लड़का आपने रख लिया, उसको सैलरी अपनी जेब से दी आपने। शुरू में तो रेवेन्यू कम ही होता है किसी भी शॉप या किसी भी बिजनेस के लिए। तो ये आप कॉन्सेप्ट सोचिए कि शुरू में लॉसेस होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बंद नहीं होती। वो कोशिश करती है कि उन लॉसेस को धीरे 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 कम किया जाए और अल्टीमेटली प्रॉफिट में कन्वर्ट किया जाए। मैंने प्रॉफिट का फॉर्मूला सबको बताया था, व्हेन योर इनकम इज मोर देन योर एक्सपेंडिचर। जब आप नया नया कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एक्सपेंडिचर इज मोर देन योर इनकम। 1 लाख रुपए से आपने मान लीजिए पूरी दुकान में कोई पुरानी दुकान थी, उसका पूरा रिकंस्ट्रक्शन कराया, रिफर्बिशमेंट कराया, उसके अंदर रैक्स लगवाई, उसकी क्लीनिंग कराई, उसकी हाइजीन मेंटेनेंस कराई, पेस्ट कंट्रोल करवाया, राइट? पूरा आपने उसको पेंट कराया अच्छे से, डोर्स ठीक कराए, फर्नीचर खरीदा, खुद के बैठने का काउंटर बनवाया, एक कंप्यूटर लगवाया, एक पॉस प्रिंटर लगवाया। ये सारा खर्चा कर रहे हैं आप, यू आर स्पेंडिंग मनी ऑन ऑल दीज ट्रांजैक्शंस। इनकम कहाँ है? अभी लोगों को कम पता है कि आपकी शॉप है, आपकी दुकान है, आप ग्रोसरीज बेचते हो। धीरे धीरे करके 10 लोग आए शुरू में, फिर 20 आए, फिर 100 आए, फिर 500 आए। इनकम आपकी 6, 7, 8 महीने के बाद ज्यादा आनी शुरू होगी।
1 से 1.5 साल के बाद आपको अपनी इनकम के ऊपर प्रॉफिट होना शुरू होगा, फिर आप लोन चुकाना शुरू करोगे, राइट? तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है ताकि आप ये चीज सोच सको कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूअसली चलेगी. यू डू नॉट हैव एन एंड डेट, इट इज रनिंग फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि टाटा करीब 150 पौने 200 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है. सबने नाम सुना है टाटा? यस सर. रिलायंस या जियो, सब लोगों ने नाम सुना है? यस सर. यस सर. इन ऑर्गेनाइजेशंस की ओरिजिन आज से 50 से 60 साल पुरानी है. अगर शुरू में ही जो रिलायंस के फाउंडर्स थे या जो टाटा के फाउंडर्स थे आज से 2-3 जनरेशंस पहले, अगर वो ये सोच लेते कि नहीं हम लोगों से बिजनेस नहीं होगा, तो आज आपकी कंट्री में टाटा जैसा ब्रांड नहीं होता जिसके पास 137 ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द ब्रांड नेम ऑफ टाटा. टाटा सिर्फ एक ब्रांड नेम नहीं है, 137 कंपनीज चलती हैं उसकी, इंडिया में नहीं दुनिया में. और उनमें से कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो लार्जेस्ट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इस दुनिया में, उनका कोई मुकाबला नहीं. तो अगर वो 150 साल पहले कोई भी ये सोच लेता टाटा के अंदर कि कंपनी नहीं चलेगी, और ओनर्स कितने हैं टाटा के? बमुश्किल 10% लोग ओनर्स हैं टाटा के, बमुश्किल. देयर आर ओनली 10% ओनर्स. यू कैन से हैंडफुल ऑफ पीपल. 2-4 लाख लोग उसके ओनर्स हैं, और उन 2-4 लाख लोगों में भी कई लोगों के पास आधे % शेयर्स हैं. देयर इज ओनली 3 or 4 people who contain 60% shares. तो आप सोचिए 1-2 लाख लोग मिलकर के जिनके पैसे लगे हैं उस कंपनी में, उनका एम्प्लॉयमेंट लेवल लगभग 50 लाख है. 50 लाख लोगों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से ये 137 कंपनी रोजगार देती है, एम्प्लॉयमेंट देती है. तो अगर ये कंपनीज बंद होनी शुरू हो जाए, अगर इनकी एक एंड डेट लग जाए, तो धीरे धीरे करके ये 50 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे. सो इकोनॉमिक साइकिल रुक जाएगी पूरी की पूरी. और जब सब कुछ ठीक चल रहा है, जब इकोनॉमिक साइकिल अच्छी चल रही है, अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं, तो व्हाई टू स्टॉप? ठीक है, तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट समझ में आया? एनी क्वेश्चंस गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पे? हाँ बताइए, किसको समझ नहीं आया बताइए. कोई नो सर बोला था? सर आ गया है. आ गया? ओके गुड. प्लीज पूछिए, अगर कोई क्वेश्चन हो कहीं पर भी टोक दीजिए. अगर आपको लगता हो कि पहला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो प्लीज बताइए. द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. अकाउंटिंग सबको समझ में आती है, रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से करेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना अकाउंटिंग प्रोसेस है. मैंने वो सारे टर्म्स अभी नहीं बोले हैं कि क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, राइट, पोस्टिंग, ये सब वर्ड्स नहीं बोले हैं, बट एक सम टोटल बता दिया कि रूल्स फॉलो करते हुए करेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग. व्हाट इज पीरियड? समय, ड्यूरेशन. तो अकाउंटिंग का हमेशा एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन होता है. ऐसा नहीं है कि अकाउंटिंग जो है वो चलती रहेगी, आप केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते रहेंगे. कैसे बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आप क्रिकेट सब लोग जानते हैं, एवरीबॉडी नोज क्रिकेट. यस सर. कैसे पता चलता है कि एवरेज निकाला जाता है क्रिकेट में, कि एक क्रिकेटर का एवरेज, ठीक है, और बोलते हैं कि क्रिकेटर का 2015 का एवरेज 50 था, 2016 का एवरेज 55 था और 2017 का एवरेज 40 था. फॉर एग्जांपल, व्हाट इज दिस 2015, 16 एंड 17? ये पीरियड है. जनवरी से दिसंबर 2015 में जितने मैचेस उसने खेले उसका एवरेज इज 50. एग्जैक्टली जब आप किसी चीज की परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, जैसे आपने क्रिकेटर की परफॉर्मेंस देखने के लिए एक पीरियड को कैप्चर किया कि अच्छा इसने 1 साल में इतने रन बनाए, 3 साल में इतने रन बनाए, 5 साल में इतने रन बनाए. अकाउंटिंग को भी इसी तरीके से क्लासिफाई करते हैं आप सबसे पहले पीरियड में.
और सबसे पहला अकाउंटिंग पीरियड होता है कि आप एक साल में कितना बिजनेस करते हैं, कितनी सेल्स, कितनी परचेज, कितना इनकम, कितना एक्सपेंडिचर और उस पर कितना प्रॉफिट या कितना लॉस। इन चीजों को आपको एक पीरियड में डालना होगा, सब चीजों को। तो आप क्या कहते हैं यूजुअली कि साल 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का होता है, जिसको आप कैलेंडर ईयर बोलते हैं। इन टर्म्स को ध्यान से समझ लीजिए, अब आगे लाइफ में आपके काम आएंगे। कैलेंडर ईयर बोलते हैं 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। दिस इज कॉल्ड अ कैलेंडर ईयर। तो कई ऑर्गेनाइजेशंस अपनी परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखने के लिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कैलेंडर ईयर्स के हिसाब से रखते हैं कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर हर साल के बीच में जितना काम मैं करूंगा उसको 31 दिसंबर को मैं फाइनल करूंगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा, बैलेंस शीट बनाऊंगा, देखूंगा मेरे पे कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, मैंने कितना उन एसेट्स लाइबिलिटीज के लिए एक्सपेंडिचर किया उस एक साल में, और कितनी इनकम, और उसको ट्रांसफर करूंगा मैं नेक्स्ट ईयर, और नेक्स्ट ईयर फिर 1 जनवरी से मैं अकाउंटिंग शुरू कर दूंगा टिल 31 दिसंबर। दिस इज कैलेंडर ईयर। द सेकेंड टाइप ऑफ अ ईयर इज नोन एज फाइनेंशियल ईयर। इंडिया में और दुनिया के कई और देशों में इसको फाइनेंशियल ईयर के नाम से जाना जाता है, विच इज स्टार्टिंग ऑन द 1st of April and it ends on 31st of March next year. तो 2020-2021 जब आप बोलते हैं तो उसका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च 2021 तक जाएगा। इस पीरियड के बीच में जितनी इनकम हुई, जितने एक्सपेंसेस हुए, और वो उसके बाद मैंने कितनी लाइबिलिटीज और कितनी एसेट्स इनकर करी या मैंने जमा करी, वो मुझे पता चलेगा मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बिटवीन 1 अप्रैल एंड 31 मार्च। तो ये फाइनेंशियल ईयर है। एक तीसरा ईयर भी होता है जिसको कई ऑर्गेनाइजेशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एकेडमिक कैलेंडर बोलते हैं, और एकेडमिक कैलेंडर होता है 1 जुलाई टू 30 जून। ऐसा नहीं है कि सब जगह एकेडमिक कैलेंडर यही होता है। यूनिवर्सिटीज का नॉर्मली एकेडमिक कैलेंडर जुलाई से स्टार्ट होकर के जून तक जाता है, राइट। तो जो यूनिवर्सिटीज अपना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैप्चर करेंगी वो जुलाई 1 से स्टार्ट करेंगी 2020 में, और 2021 में 30 जून तक उसका कंटिन्यूएशन करेंगे। तो साल का एंड 30 जून 2021 को होगा। तो ये 3 अकाउंटिंग पीरियड्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अलग अलग तरीके से कंपनीज इसको ट्रीट करती है। लेकिन जब आप इनकम टैक्स रिपोर्ट करते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिपोर्ट करते हैं, सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते हैं, उनको अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड सबमिट करते हैं, जैसे कंपनीज हैं बहुत सारी, उनको सरकारी जो जितने कानून बने हुए हैं, जितने स्टैट्यूट्स बने हुए हैं, दे हैव टू सबमिट देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उनको फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट सबमिट करने होते हैं। सो दे हैव टू सबमिट बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द एंड ऑफ ईयर, विच इज 31 मार्च। 31 मार्च को उनको अपनी अकाउंटिंग बुक्स क्लोज करके अप्रैल में सबमिट करनी होती हैं स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है, ताकि उनका ऑडिट हो सके, उनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एग्जामिन हो सके, ठीक है। ये अकाउंटिंग पीरियड होता है। समझ में आ गया? जो अकाउंटिंग परफॉर्मेंस है वो आप जब एक पीरियड के अंदर डाल करके टेस्ट करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आप परफॉर्मेंस कैसी कर रहे हैं। क्लियर? यस सर। सर यस सर। गुड। यस सर। ठीक है सबको? एनी क्वेश्चंस? ठीक है। अकाउंटिंग कॉस्ट, ये मैं लास्ट आज आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। एक साथ में सारे कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझाऊंगा। दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, अकाउंटिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट का मतलब वेरी वेरी सिंपल, जब आप कोई भी चीज खरीद कर लाते हैं बिजनेस के अंदर, परचेज करके लाए आप, फॉर एग्जांपल आप टीवी बनाते हैं, टीवी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एलजी या सैमसंग है, तो आप टीवी के बहुत सारे पार्ट्स खरीद करके लाते हैं फैक्ट्री के अंदर, राइट। तो जब आप खरीद के लाए तो क्या क्या खरीद के लाए? टीवी के मल्टीपल पार्ट्स, तो उसकी जो आपने एक्सपेंसेस पे किए वो, प्लस जो ट्रांसपोर्टेशन उसकी
जो आपकी फैक्ट्री तक छोड़ने आया ट्रक ट्रैक्टर जो भी था, उसके आपने पेमेंट किया, दोनों को जोड़ेंगे तो दैट विल बिकम द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट यू हैव परचेज्ड। ध्यान रखिएगा, अकाउंटिंग हमेशा कॉस्ट पर की जाती है। जितना आपने खर्च किया उसको जोड़ने के बाद जो कॉस्ट निकलेगी उस पर किया जाएगा। अब पॉइंट ये आता है कि कॉस्ट पर ही तो हो सकती है अकाउंटिंग। दूसरा क्या टर्म है? दूसरा टर्म होता है मार्केट वैल्यू। इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आप बहुत सारा सामान खरीद के ले आए, रॉ मटेरियल, अलग अलग पार्ट्स टीवी के ले आए, चिप ले आए टीवी की, इंटेलिजेंट सिस्टम्स ले आए, सर्किट्स ले आए, सोल्डरिंग के आइटम्स होते हैं, सोल्डर्ड आइटम्स होते हैं, वो ले आए, आउटर कैबिनेट ले आए फॉर एग्जांपल, या आउटर कवर ले आए, प्लास्टिक ले आए, जो भी चीजें, स्टैंड ले आए उसका। अब उसको आपने असेंबल कर दिया। एक चीज सोचिए कि हर चीज की मार्केट वैल्यू होती है, हर चीज की। तो जो आज आप सामान खरीद के लाए, मान लीजिए 50,000 रुपए का, 10 दिन के बाद वो 50,500 रुपए का बिक रहा है। तो अब अगर आप मार्केट जाएंगे तो वो 50,500 का मिलेगा आपको। बट जो रिकॉर्ड आपने किताब में लिख दिया, अपनी एक बार अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में लिख दिया कि ऑन 1st of July आई हैव परचेज्ड रॉ मटेरियल ऑफ 50,000 रुपीज, उसकी अकाउंटिंग चेंज नहीं करेंगे आप। नया सामान जो आप 15 जुलाई को खरीदेंगे, वो 50,500 रुपए का होगा, उसकी कॉस्ट 50,500 आएगी। मान लीजिए 50,500 is the expenses for the purchase or 500 rupees is the transportation cost. So the total cost is 60,000 rupees. Sorry, 51,000 rupees for example. तो ये 15 जुलाई को जो आप ट्रांजैक्शन करेंगे, मान लीजिए कि जब आप 30 जुलाई को दोबारा मार्केट जाते हैं तो उस चीज की एक्सपेंसेस 49,000 हो जाते हैं। सेम मटेरियल, सेम क्वांटिटी में आप खरीद के लाए, आपको सप्लायर ने कहा अब ये सस्ता हो गया, अब ये 49,000 का मिलेगा। आप 49,000 का ले आए, 500 रुपए का आपको जो है ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस हो गए आपके, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई फॉर द रॉ मटेरियल? 49,500। बट यू विल नॉट गो बैक and change the cost of the previously purchased items. They will be recorded on the basis of the cost. क्योंकि उस दिन आपने 1 जुलाई को 15 जुलाई को जो खर्चा किया था वो उतना ही किया था, वो आज के हिसाब से आप पीछे जाकर चेंज नहीं करेंगे। तो whatever you are buying, you will enter in the books of accounts on the basis of the historical cost, not on the basis of the new cost or the market value. क्लियर है? ठीक है? यस सर। प्लीज पूछिए, कोई क्वेश्चंस हो तो पूछिए। सर हाँ सर, अभी जो आपने लास्ट में बताया वो एक और बार बताना। हाँ प्लीज बताता हूं, प्लीज इसको ध्यान से समझिए कि जब आप कोई सामान मार्केट लेने जाते हैं, मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल चीनी लेने चले गए मार्केट, ठीक, चीनी आप 30 रुपए किलो खरीद के ले आए आज। 15 दिन के बाद आपके पेरेंट्स ने आपसे कहा बेटा जाओ फिर चीनी ले आओ। आप मार्केट गए, अब 32 रुपए किलो मिली आपको चीनी, तो आपने दुकानदार से बहस की कि अरे 32 कैसे हो गई, पिछली बार तो 30 थी। उसने कहा आप जीएसटी बढ़ गया, ये बढ़ गया, या इंपोर्ट रुक गया, एक्सपोर्ट रुक गया, कुछ भी बहाना बना दिया उसने, बट आपको 32 रुपए किलो चीनी मिली। तो आप जब अपने घर में खर्चे लिखेंगे तो 1 जुलाई को जो चीनी खरीद के लाए उसको 30 रुपए किलो लिखेंगे, 20 जुलाई को जो चीनी खरीद के लाए उसको आप लिखेंगे 32 रुपीज पर केजी। पुरानी वाले खर्चे को जाकर के चेंज नहीं करेंगे, प्लीज नोट करिएगा इस चीज। यू विल नॉट गो बैक ऑन द 1st of जुलाई टू चेंज द वैल्यू टू 30, फ्रॉम 30 टू 32। वो 30 में ही खरीद के लाए थे आप, उस वक्त आपकी जेब से 30 रुपए खर्च हुए। अब आप 30 जुलाई को फिर से गए, उसने फिर आपको 30 रुपए किलो दे दी चीनी। तो 30 जुलाई की जब आप अपने घर में डायरी में लिखेंगे एक्सपेंसेस फॉर 30th जुलाई, कॉस्ट फॉर 30th जुलाई, तो आप 30 रुपए ही लिखेंगे, 32 नहीं लिखेंगे विच वाज द एक्सपेंडिचर फॉर 20th of जुलाई। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट का ही यूज होगा। अगले दिन प्राइस बदल गया तो आप पुराने अकाउंटिंग रिकॉर्ड में जाकर के प्राइस चेंज नहीं करेंगे, कॉस्ट चेंज नहीं करेंगे, एक्सपेंडिचर चेंज नहीं करेंगे, पुराने रिकॉर्ड्स एज दे आर रहेंगे।
दे आर सपोज टू बी ऑन द हिस्टोरिकल कॉस्ट, नहीं तो अकाउंटिंग का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। भाई जिस दिन आपने खर्च किया उस दिन तो आपने अपनी जेब से 30 रुपए ही खर्च किए, उसको 32 लिखने का क्या मतलब है? और काट काट के आप कभी 32 लिखेंगे, कभी 35 लिखेंगे, मीनिंगलेस हो जाएगी अकाउंटिंग और गलत हो जाएगी अकाउंटिंग, रिप्रेजेंटेशन रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि खर्च आपने 30 किए, लिखा पहले दिन 30, 10 दिन बाद उसको 32 कर दिया, 15 दिन बाद उसको 37 कर दिया, फिर 20 दिन बाद फिर 30 कर दिया। सही क्या है? 30। On 1st of July you spent 30 rupees, that's it, फाइनल, एक बार लिख दिया, क्लोज्ड। तो ये अकाउंटिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट है कि जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है जिस दिन की, जिस ट्रांजैक्शन की, उतनी ही रहेगी, आप बार बार जाके उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चेंज नहीं करें। ठीक है, अब समझ में आया? यस सर। ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा मैल प्रैक्टिसेस होती हैं, बहुत ज्यादा गलत तरीके से लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेंज करते हैं, प्राइसेस चेंज करते हैं, कॉस्ट चेंज करते हैं, बार बार गलतियां करते हैं क्योंकि बैड इंटेंशन होती है। इनकम टैक्स बचाने के लिए, जीएसटी बचाने के लिए 50,000 रुपए सेल्स हुई, 40 दिखा दी। भाई कुछ तो गड़बड़ करोगे जाकर के, कहीं तो चीजें काट पीट के ठीक करोगे। इसलिए कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है कि वंस रिटन प्लीज डू नॉट रिमूव इट, इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, इट इज कंसिडर्ड टू बी एन अनएथिकल प्रैक्टिस। अनएथिकल प्रैक्टिस का मतलब है कि मॉरल प्रैक्टिस नहीं है, ये गलत है। ठीक है, एक बार आपने 30 रुपए खर्च किए, उस पर 30 लिख दिया, अब आप उसको 32 करना चाहते हैं, ये तरीका गलत है। ठीक है, जो आपने खर्च किया है वो 30 ही। ओके